नमस्कार दोस्तों, पाठशाला क्लास 10th में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 10वीं की पहला चैप्टर वास्तविक संख्या को शुरू करने जा रहे हैं। और जो भी बच्चे कक्षा 10वीं में अभी अभी आए हैं 2026 में, आपको बहुत ही बधाई। मस्त एंजॉय करिए और पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। गर्मी छुट्टी तक 3 चैप्टर हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे आराम से, ठीक है। तो आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 को तुरंत आधा घंटा में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आपका जो भी डाउट है, जो भी आप बताना चाहते हैं मुझे, आपका जो भी डाउट है आप हमें कमेंट करें, मैं उसको देखूंगा और उसका हल निकालने का कोशिश करूंगा। और जो बच्चे को मेरे से पर्सनली लाइव पढ़ना है, मैथ साइंस लाइव पढ़ना है, डाउट अपना क्लियर करना है, टेस्ट के थ्रू मैं आपका टेस्ट भी लूँगा, ठीक है। तो वो हमको मैसेज करें या कॉल करें। मेरा फ़ोन नंबर है 7979761478, ठीक है। इस पर आप बात करिए और हम लोग मिल करके पढ़ेंगे और आपका डाउट क्लियर करेंगे, चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो चाहे हिंदी मीडियम से। तो मैं पढ़ाता हूँ, दोनों को पढ़ाता हूँ। अब चलिए दोस्तों, ये जो हमारा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, आपको अगर इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है तो आप ध्यान से देखिए, आपको बहुत सारा चीज़ यहाँ नॉलेज मिलेगा। देखिए, वास्तविक संख्या उसको कहा जाता है जो नंबर्स, जो संख्याएं, दुनिया में जितने भी संख्याएं हैं सारे संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। 1 2 3 4 √5 0 √5 1/2 1/5 सारे संख्या को वास्तविक संख्या कहा जाता है। अब ये जो वास्तविक संख्या है, इसके अंदर तरह तरह के संख्याएं होते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याएं, संपूर्ण संख्याएं, परिमेय अपरिमेय, ठीक है, सम संख्या विषम संख्या, ये सब चीज़ होते हैं वास्तविक संख्याओं के अंदर, ठीक है। समझ में आ गया? ये सब तो आप लोग पढ़े होंगे, पहले कक्षा 9वीं में पढ़े होंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, संपूर्ण संख्या क्या होता है, ये सब चीज़ तो आप पढ़े होंगे। चलिए, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो मेरे साथ आप बस बने रहें, आपको सब समझ में आते जाएगा। पारा पारी मैं सब बताऊंगा आपको, जैसे जैसे क्वेश्चन को हल करूंगा आपको सब पता चलते जाएगा। फिर आप 4 बार 5 बार इसको बनाएंगे, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। देखिए, जो एचसीएफ है, एचसीएफ ये 2 संख्याओं से निकलता है, 3 संख्याओं से भी, 4 संख्याओं से भी निकलता है, लेकिन कम से कम अपने पास 2 संख्याएं होनी चाहिए, तभी एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलेंगे। एचसीएफ निकालने का तरीका काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी तरीके से एचसीएफ निकाल सकते हैं, ठीक है। गुणन खंडन विधि से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पर्सनली कह रहा है कि आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग से निकालनी है। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है क्या? यूक्लिड एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने अपना एक थ्योरी दिया। ये थ्योरी क्या कहता है कि आप 2 संख्याओं आपके पास है, तो उनका जो थ्योरी है वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। उस थ्योरी से आप एचसीएफ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले उस थ्योरी को हम लोग समझते हैं। कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ध्यान से देखिएगा कि अगर आपके पास जैसे 135 है और 225 है, या 225 है, तो दोनों संख्याओं पर ध्यान दीजिए कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या ये है 225, ठीक है। सबसे छोटी संख्या 135 है, तो ये जो एरो है ये इधर मुड़ जाएगा। जो सबसे छोटी संख्या है ना, जैसे हम लोग उंगली उठाते हैं ना गरीब लोग पर कि तुम ही में गलती होगा, ऐसा है दोस्तों। गरीब लोग पर तो उंगली उठाया ही जाता है, ज़्यादातर लोग उठाता ही है, तो इसलिए ये क्या है, एक तरह से ये गरीब है, तो ये इस पर उंगली उठ रहा है, ये एरो इधर मुड़ जाएगा, ठीक है, ये कम है। तो एल्गोरिदम थ्योरी कहता है कि जो सबसे बड़ा संख्या है उसको विभाजित करेगा छोटा वाला संख्या, ठीक है। जो सबसे बड़ा वाला संख्या है ना,
इसको हम यहाँ रखेंगे और छोटा वाला संख्या को यहाँ रखेंगे और उसको विभाजित करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये विभाजित हो जाएगा, समझ में आ गया। और ये कितना हो जाएगा इधर, ये अपना हो जाएगा 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, एक कैरी लिया था तो 90। ये जो विभाजन एल्गोरिदम थ्योरी है ये यहीं तक नहीं रुकता है। अब क्या होता है कि 135 और 90 में होता है, इसका मतलब कि अब 135 हमारा संख्या और 90 हो जाएगा, तो सबसे छोटा संख्या 90 है तो इधर मुड़ जाएगा। यानी कि एल्गोरिदम जो थ्योरी है यूक्लिड का, ये कहता है कि आपको तब तक इसको विभाजित करना है जब तक शेषफल शून्य ना आ जाए। समझ में आ रहा है, ये तब तक हम इसको विभाजित करते रहेंगे जब तक शेषफल शून्य ना आ जाए। तो अभी शून्य तो नहीं आया है, तो अब ये 135 और 90 में होगा, ठीक है। हम बताएंगे, अभी तो सिर्फ एक डेमो बता रहे दोस्तों। ये 135 को विभाजित करेगा 90, तो एक बार में भेजेंगे तो इधर देखिए 45 आ गया। तो अभी भी देखिए शेषफल शून्य नहीं आया है। अब ये क्या होगा, अब 45 जो है ना वो 90 को विभाजित करेगा। मतलब तात्पर्य यह है कहने का कि सबसे बड़ी संख्या को छोटी वाली संख्या विभाजित करते रहेगी, ठीक है। तो ये 2 बार में इसको घर भेज देगा। अब ये शून्य आ गया है, तो जब शून्य आता है, जहाँ पर शेषफल शून्य आता है, उस तरफ आपको देखना है कि भाजक क्या है, यानी कि जिससे हम भागा दे रहे थे, यानी कि 45 से भागा दे रहे थे, तो यही हमारा HCF हो जाएगा। अब इसको कैसे हम बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तरीके से, वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। यही है, आप देखेंगे कि इसका HCF क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। देखिए इसको हम लोग कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे समझने का कोशिश करिएगा। अभी ये समझा रहे हैं। अभी कहता है प्रश्नावली 1.1 को जब शुरू करेंगे तो कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कैसे समझा जाए। देखिए 2 अलग अलग धनात्मक पूर्णांक में भाग देने पर, यानी कि 2 कैसा कैसा था संख्या अलग अलग है, एक छोटा है एक बड़ा है, और ये जो दोनों संख्या है ये धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव, प्लस वाले संख्या। आप देखेंगे यहाँ कहीं भी माइनस वाला संख्या नहीं है। 135, 225 इस तरह से है। तो धनात्मक का मतलब होता है प्लस वाला संख्या। ये नियम है दोस्तों यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का ये नियम है कि अलग अलग धनात्मक पूर्णांक में भागा देना पड़ता है। जैसे 2 और 7, 10 और 5, ठीक है। और आपको पता है कि जिसको भागा दिया जाता है, यानी कि जो सबसे बड़ा संख्या है, जैसे यहाँ पर 7 बड़ा संख्या है तो ये भाज्य के जगह पर रखेगा। याद रखिए जिसको विभाजित करना है वो हम भाज्य के जगह पर रखेंगे, ठीक है। और छोटा वाला जो संख्या है, यानी कि ये जो भाजक है, याद रखिएगा इसको हम लिख देते हैं। यहाँ कौन सा संख्या लिखाएगा, छोटा वाला संख्या यहाँ पर लिखाएगा, और बड़ा वाला संख्या यहाँ पर लिखाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। बाकी इधर कितनी बार में विभाजित हुआ, यानी कि भागफल, और भाग करने के बाद कुछ बच रहा है क्या, यानी कि शेषफल, यही चीज़ है। समझ में आ गया, यही चीज़ है। अब इसको मैथ्स में थोड़ा सा यहाँ समझने के लिए इसको हम लोग बोलते हैं, बताए क्या, ए बोल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, भाज्य को ए बोलते हैं, और जिसे भागा दिया जा रहा है इसको बी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे ए = बी इंटू क्यू प्लस आर। ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है दोस्तों। ये कहता क्या है कि जैसे देखिए ना यहाँ पर 7 है, ठीक है। तो 7 ए के जगह पर हम 7 लिख दिए और 2 से भागा दे रहे हैं इसको, तो 3 बार में भेजे इसको, तो यहाँ शेषफल हमारा 1 आ गया। अब 7 के बराबर क्या हो सकता है, 2 × 3 + 1, ऐसा ही ना करते हैं। तो वही चीज़ है, 2 × 3 + 1। समझ में आ गया। तो ये चीज़ है लिखने का तरीका, समझ में आ रहा है ना। भागा ऐसे ही ना दिया जाता है, ये तो कोई बड़ा चीज़ है नहीं, ये तो हम लोग बचपन में पढ़े हैं।
7-8 क्लास में पढ़े हैं, उससे भी कम में। ये कोई बड़ा चीज़ तो है नहीं, ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी तरह से आप देख रहे होंगे कि सबसे छोटी जो संख्या थी वो बड़ी वाली संख्या को विभाजित करती है और यहाँ शेषफल 0 आ जाती है। आपने देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको समझाया जा रहा है, जैसा कि हम लोग को मालूम है दोस्तों कि r जो है यानी कि शेषफल, रिमाइंडर जिसको कहते हैं, ये 0 के बराबर होता है या फिर प्लस में होता है, +1 +2 +3 इस तरह से होता है। आपने देखा होगा कि शेषफल कभी भी निगेटिव नहीं आते हैं, कभी भी, जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे आप, निगेटिव नहीं ना आया जी, या तो 0 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आएगा कुछ। अभी भी हम जब सवालों को बनाए थे शुरू में, तो आप देख रहे होंगे कि हमारा जो शेषफल है वो कभी भी निगेटिव नहीं आता, जैसे यहाँ पर +90 आया, 45 आया या तो 0 आया। तो यही आपको कहना चाह रहा है कि जो शेषफल है या तो 0 के बराबर होगा या फिर ये शेषफल जो है ना 0 से बड़ा होगा, ठीक है। अब ये भी देख लीजिए, ये अगर समझ में आ गया तो ये समझना जरूरी है, ये चीज़ सेम टू सेम है। अब यहाँ जो b है, b किसको कहते हैं मालूम है, अभी बताए थे, भाजक को कहा जाता है b, याद रखिएगा, यहाँ पर भाजक को b कहा जाता है। ये बोल रहा है कि रिमाइंडर से हमेशा बड़ा होता है भाजक, यानी कि शेषफल से हमेशा बड़ा होता है भाजक, ठीक है। ये सब कॉमन सेंस वाला चीज़ था। देखिए, हमेशा बड़ा रहता है, शेषफल से जो भाजक है वो हमेशा बड़ा रहता है। देख रहे होंगे आप, 90 से बड़ा 135 है, 0 से बड़ा 45 है। तो यही बस कहना चाह रहा है, और कोई बड़ा चीज़ तो है नहीं, ठीक है। चलिए, ये सब हमारा कुछ बेसिक चीज़ था, ठीक है। अब देखिए क्या है कि पहला सवाल को बनाते हैं, आपको समझ में आएगा। अगर अभी तक भी नहीं समझ में आया तो आप आराम से सिर्फ देखिए और मंथन करिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए, पहला नंबर जो सवाल है, 135 और 225, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि जो 135 है वो छोटा है 225 से, ठीक है। तो 135 जो है वो क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा, और 225 भाज्य हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, भाजक, और ये भाज्य। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। तो हम लिखेंगे, हम 135 और 225 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम कहता है कि जो हमारा a है इक्वल टू, यानी कि a जो है वो हमारा भाज्य है, b भाजक होता है, और q मतलब भागफल जोड़ शेषफल, यही ना होता है। तो बस यही तो चीज़ है दोस्तों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम यही चीज़ है। और साथ में आपको ये भी लिखना है कि जो 0 है वो बराबर भी होता है शेषफल के, और 0 से बड़ा होता है वो हमारा शेषफल, और साथ ही में शेषफल से बड़ा होता है b मतलब b मतलब हम अभी क्या बताए थे, भागफल, ठीक है। आ गया समझ। चलिए, अब हम क्या करेंगे, चरण 1 करेंगे, यानी कि चरण मतलब होता है स्टेप 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको विभाजित करेंगे। तो किसको यहाँ पर क्या रखे दोस्तों, मैंने बताया था आपको शुरू में भी कि जो सबसे बड़ी संख्या होगी, यानी कि 225 है,
उसे छोटी वाली संख्या विभाजित करेगी। कितना सिंपल सा बात है। इसको एक ही बार में ना विभाजित करेंगे और इधर घटाएंगे तो 90 आ जाएगा। देखिए ये पूरे तरीके से विभाजित नहीं हुआ है, इसीलिए चरण 1 में हम लिखने जा रहे हैं क्या कि जो a है 225 इसके बराबर क्या होगी 135 गुना 1, 135 गुना 1 जोड़ शेषफल कितना है 90। अगर हम इसमें गुना कर देंगे जोड़ देंगे तो ये 225 के बराबर होगा ना, होगा कि नहीं। ठीक है, अब देख रहे हैं कि शेषफल अभी शून्य नहीं आया है तो हमें चरण को आगे बढ़ाना पड़ेगा, चरण 2 की तरफ चलना पड़ेगा। अब ये 135 और 90 में होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसका मतलब कि जो 135 है वो बड़ा है और 90 छोटा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 90 से 135 में विभाजित करेंगे। एक ही बार में ना होगा क्योंकि 2 बार में 180 ना हो जाएगा। इसको जब घटाइएगा तो 45 आ जाएगा। अभी भी शेषफल शून्य नहीं आया है तो हम 135 के जगह पर क्या लिखेंगे उसके बराबर 90 गुना 1 जोड़ 45, 90 गुना 1 जोड़ 45। अब चरण आगे बढ़ाएंगे 3 की ओर। ठीक है, इसमें क्या होगा अब 90 और 45 में होगा तो 90 बड़ा या 45, 45 छोटा है 90 बड़ा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 45 से 2 बार में विभाजित कर देंगे। अब देखिए यहाँ शून्य आ गया शेषफल तो 90 के बराबर लिखेंगे 45 गुना 2 जोड़ शेषफल जो है वो हमारा शून्य है। अब यहाँ इसी चरण में हमें क्या प्राप्त हुआ है शेषफल शून्य। अब इस चरण पर आप पूरे तरीके से ध्यान दे दीजिए दोस्तों। अब यहाँ आपको एक चीज़ लिखना है, यहाँ शेषफल शून्य प्राप्त हो गया है। इसलिए यहाँ जो भाजक है वो कितना है, भाजक 45 है। ये वही लिख दिए कि इसलिए प्रक्रिया समाप्त होती है, यानी कि इसके आगे कोई चरण नहीं बढ़ेगा। ठीक है, पैंतालीस है। HCF 45 होगा। बस यही करना था। आ गया समझ, इजी है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। सेकंड नंबर बनाएंगे तो आपको इजी लगेगा। देखिएगा इसी फॉर्मेट पर बनाएंगे, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। इसमें कह रहा है 196 और 38,220। सबसे बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या ये है। तो 196 की तरफ उंगली मुड़ जाएंगी, एरो जो है वो मुड़ जाएंगी। ठीक है, तो क्या करना है इसके बाद, इसमें लिखना है हम 196 और 38,220 में यूक्लिड
विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर तो होता है, साथ में जो हमारा r है वो शून्य के बराबर या फिर r 1 2 3 4 5 6 ये सब हो सकता है, और b जो है b से छोटा r होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। अब चरण 1 में जाएंगे। चरण 1 में जाने के बाद हमने जैसा कि आपको बताया था कि जो सबसे बड़ी संख्या है यानी कि 38,220 को विभाजित करेगी छोटी वाली संख्या। ठीक है, ये विभाजित करेगी। चलिए फिर हम लोग देखते हैं कहीं रफ में कि इसको किस तरह से विभाजित किया जा सकता है। क्योंकि इधर जगह नहीं मिल रहा है दोस्तों। एक बार में भेजेंगे। 12 में से 6 इधर हो गया, एक कैरी लिया था 17 में से 9, 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। अब ये 2 हो जाएगा, 186। ठीक है, 9 बार में भेजेंगे, 81, 81 और 86 हो जाएगा। सत्रह 1764। 12 में से 4 घटाएंगे तो 8, और ये अब 9 हो जाएगा इधर, 980 बच गया सिर्फ। ठीक है, 5 बार में हो जाएगा। नाइन 5 जो 45 होता है ना, तो ये अपना हो गया 980। ठीक है, ये देखिए एक ही बार में ख़त्म हो गया दोस्तों। ये शून्य आ गया है शेषफल, 195 बार में ये विभाजित हो गया है। ठीक है, कितनी बार में हो गया ये विभाजित? 195 बार में 38,220 आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी जो संख्या होगी उसको a बराबर लिखेंगे, यानी कि 38,220 के बराबर क्या हो जाएगा, 196 गुना 195 जोड़ शून्य। तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है, शून्य प्राप्त हुआ है। तो बस क्या करेंगे ना, ज़्यादा लिखने का, जैसे हम लोग इसमें क्या किए थे, लिख दिए थे कि यहाँ से फल शून्य प्राप्त हो गया है, इसलिए प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। इस स्थिति में भाजक 45 है, लिखे थे ना। तो आप लिख सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट लिख देते हैं, इस स्थिति में एक 196 है। जब जो चरण में हमारा शेषफल शून्य आता है ना, यहाँ पर आपको भाजक पर ध्यान देना है, कितना है वही हमारा HCF होगा। ठीक है, आगे समझ, आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट सवाल की ओर। अब देखिए पहला ही का थर्ड नंबर में कहता है कि 867 और 255। ठीक है, तो 867 जो है ना वो बड़ा है और 255 यहाँ छोटा है। अब इसके बाद क्या करना है, लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, यूक्लिड ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर यह कहता क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर, और जो हमारा ये शून्य के बराबर या तो उससे बड़ा, शून्य से बड़ा r होता है, और r से बड़ा कौन होता है,
बी होता है। ठीक है, इसमें चरण 1 में जाएंगे और इसी के अनुसार चलेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के हिसाब से चलेंगे तो देखेंगे क्या कि ए सबसे बड़ी संख्या होती है और वो है यहाँ 867। ठीक है, तो इसके बराबर हम क्या लिखेंगे, तो हमको यहाँ रफ में पहले इसको विभाजित करके देखना होगा। ठीक है, तो 867 को विभाजित करना है 255 से। ठीक है, यहाँ कुछ ज़्यादा छोटा हम लिख दिए क्योंकि फिर जगह नहीं मिलेगा। चलिए हम आपको यहाँ समझाते हैं। दो 255 है ना, तो 2 बार में भेजते हैं, 3 बार में भी हो सकता है। हाँ, 3 बार में हो जाएगा। ये 5 है, ये 6 है, 3 दूनी के 6, 7, 765 आया 3 बार में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, अब कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि ये अब क्या है, बहुत ज़्यादा है इससे। तो क्या करेंगे, इसको 867 के बराबर 255 गुना 3 जोड़ 102 कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 255 गुना 3 जोड़ 102 करेंगे। ठीक है, अब चरण को आगे बढ़ाना होगा क्योंकि अभी भी नहीं आया है। अब ये 255 बड़ा है 102 से, तो ये 255 इधर आएगा। ये जो 102 है ना, ये 255 को विभाजित करेगा तो 2 बार में हो जाएगा, 204 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 51 आ गया दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, 102 गुना 2, 102 गुना 2 जोड़ 51। अब क्या होगा, 51 और 102 में होगा, तो 102 बड़ा है, तो इसको 2 बार में 102 आ जाएगा। तो 51 गुना 2 जोड़ 0, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, 51 जो है ना HCF हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे इस स्थिति में भाजक 51 है, इसलिए HCF 51 होगा। ठीक है, इजी था। अब अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल में कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। देखिए, सबसे ध्यान देने वाली बात यह है, इस क्वेश्चन को पहले तो आप समझिए कि कहना क्या चाह रहा है। कहीं हम आपको पहले रफ में समझाते हैं, इसको मैंने लिख लिया है अच्छे तरीके से। पहले आप इस क्वेश्चन को अगर आप समझ जाते हैं तो आपको फिर समझ में आ जाएगा। देखिए, दर्शाइए का मतलब क्या होता है, शो करना, शो डैट, यानी कि प्रूव करना, प्रूव डैट, मतलब कि हमको प्रूव करके बताना है। क्या प्रूव करना है जी, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक का मतलब प्लस वाले संख्या, विषम का मतलब हो गया 3 या तो +5 +7 +9 +11। ठीक है, तो ये सब जो है धनात्मक विषम। और पूर्णांक का मतलब क्या होता है, पूर्णांक का मतलब ये भी समझ लीजिए, पूर्णांक का मतलब 0 भी होता है, 1 2 3 4 5 भी होता है, लेकिन पूर्णांक का मतलब 1/2 नहीं होगा, 0.7 नहीं होंगे। मतलब पूर्णांक दशमलव और जो बटे के शक्ल का होता है ना, वो पूर्णांक नहीं होता है।
एक जगह आप कॉपी में लिखिए अभी तुरंत, पूर्णांक कैसा होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, या फिर -1, -5, -100। लेकिन ये माइनस वाला को यहाँ क्यों नहीं ले रहे हैं, या 0 को क्यों नहीं लेंगे, 1 को भी नहीं लेंगे, क्योंकि ये विषम संख्या नहीं होता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो बात किया जा रहा है दोस्तों वो क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो धनात्मक विषम पूर्णांक का सबसे बेस्ट उदाहरण ये है, +3, +5, 7, 9, 11, 13, ठीक है। तो ये सब हमारे धनात्मक विषम पूर्णांक हैं। क्लियर है। अब बोल रहा है कि 6q + 1, ये कैसा सवाल है भाई, 6q + 1, फिर बोल रहा है 6q + 3, 6q + 5। ये बोल रहा है कि ये सब क्या है, आपको दर्शा के बताना है कि ये धनात्मक विषम पूर्णांक हैं। और q क्या है, ठीक है हम इसको जोड़ लेते हैं, लेकिन परेशानी कहाँ हो रहा है हमको, q को जोड़ने में। q है क्या, पता ही नहीं है। तो यहाँ पर लिख दिया है कि q जो है ना, कोई पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब अभी हम आपको बताए थे, पूर्णांक का मतलब भूल गए क्या। पूर्णांक का मतलब अभी हम आपको तुरंत बताए हैं कि ये सब सारे संख्या पूर्णांक हैं, ठीक है ना। आगे समझ, ठीक है। अब आप सोचिए, पूर्णांक के जगह पर आप रखते हैं कुछ भी, 1 रख देते हैं, यानी कि q के जगह पर यहाँ हम क्या रख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से हम रख सकते हैं कि नहीं। अब आप सोचिए ज़रा कि हम इसको हल करेंगे, यानी कि q के जगह पर 1 रख देंगे और जोड़ कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर हम q के जगह पर 2 रख देंगे और 1 जोड़ देंगे, तो ये 12, 13 हो जाएगा कि नहीं दोस्तों। इसके जगह पर आप देखिए ना, कुछ भी रखिए और देखिए क्या आ रहा है, हमारा विषम संख्या आ रहा है कि नहीं, यानी कि धनात्मक विषम पूर्णांक आ रहा है ना जी। तो आप देख ही रहे होंगे क्या आ रहा है, 24 + 1 करेंगे तो 25 आ जाएगा। समझ में आया। ये अभी तक जितना हम लोग हल करके देखे, सारे में क्या आया, धनात्मक विषम पूर्णांक आया। तो यही हमको प्रूफ करके बताना है। ठीक है, हम लोग जान रहे हैं कि ये है, ये वाकई है धनात्मक विषम पूर्णांक, लेकिन इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, दर्शाएंगे कैसे, यही हमको समझना है। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ 6q + 3 पे भी कोशिश करेंगे और देखेंगे, तो यही सब इसी टाइप का धनात्मक विषम पूर्णांक आएगा। ठीक है, आप देखिए, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। आप जितना मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा जानकारी लेंगे। अब यहाँ पर हमको कैसे दर्शाना है वो मैं अपने यहाँ कॉपी में लिख दिया हूँ, आप भी देखिए। यहाँ मैं क्या यहाँ लिखा हूँ, आप भी लिखिए देख करके। बोलता हूँ क्या मैं, कि मान लीजिए a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है, होता ये है कि a = bq + r होता है। हमने जैसा कि आपको बताया था क्या, कि a = bq + r होता है। और यहाँ पर क्या है, bq + r के जगह पर क्या है दोस्तों, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, इस तरह से है ना, है कि नहीं। लेकिन हम लोग को ये नहीं मालूम है कि a क्या है। b तो मालूम है कि 6 है, b मालूम चल गया। यहाँ से हम कंपेयर, तुलना किए तो हमको मालूम चल गया कि b के जगह पर 6 है। ठीक है, और जो हमारा शेषफल है वो क्या है, वो बदलते जा रहा है, कभी 1 हो जा रहा है, 3, कभी 5 हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन b हमारा एक स्थिर, वो क्या है, 6 है। तो हमें a नहीं मालूम है, तो हम क्या किए, यहाँ पर मान लिए हैं, मान लिए क्या है कि धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, a जो है वो धनात्मक ही होगा, क्योंकि भाई इधर जो है ये सब भी क्या है, धनात्मक संख्या है ना, इसीलिए। और ये भी क्या है, ये सब धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो आपको इधर भी धनात्मक विषम पूर्णांक ही लेना पड़ेगा, तभी ये बराबर होगा। समझ में नहीं आ रहा आपको, रुकिए फिर से समझाते हैं। जैसे ये जो है बराबर का चिन्ह है, भाज्य के बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो जब हमें यहाँ पता है
कि जो दाएं साइड है यानी कि राइट हैंड साइड RHS इसको कहते हैं, ये क्या है हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो ये भी धनात्मक विषम पूर्णांक होगा क्योंकि ये दोनों तो बराबर होता है कि नहीं बराबर, जो ये है वो ये है, तो इसीलिए हम लोग A को यहाँ धनात्मक विषम पूर्णांक मान लिए हैं। और भाजक हम लोग को यहाँ कॉपी में दिख रहा है, बुक में दिख रहा है कि 6 है, यहाँ तक लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहे हैं कि A और B में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करने पर, यानी कि इसके पहले हम लोग जो सवाल बनाए थे, याद करिए अभी पहला नंबर जितना भी बनाए थे दोस्तों, जितना भी सवाल बनाए थे, हम लोग क्या करते थे कि ये दोनों संख्याओं पर क्या करते थे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते थे कि नहीं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी हम A और B लिख दिए हैं, ठीक है, उस पर हम प्रयोग कर रहे हैं। और उसके साथ क्या क्या लिखते थे कि A बराबर BQ प्लस R होता है, और ये भी लिखते थे हम, याद है ना। फिर हम चरण लिखते थे, लेकिन यहाँ चरण हम नहीं लिख रहे हैं। अब देखिए क्या है, भाजक जो है B 6 है, तो शेषफल 6 से कम होगा। जब B है 6 तो 6 से कम R होगा ना जी, R मतलब शेषफल, समझ में आ गया। B के जगह पर 6 है तो 6 से जस्ट कम होगा हमारा शेषफल, तो शेषफल R के बराबर, यानी कि शेषफल जो है ना वो 0 के बराबर भी होता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ 0 भी लिखे हैं। 0 से लेकर के 5 ही तक लिखा गया है, 0 1 2 3 4 5 ही तक हो सकता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए ये चीज़ लिखा गया है। सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया दोस्तों क्या मैं बोल रहा हूँ? आया समझ? जब हमारा भाजक 6 है, ठीक है, तो B के बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 6, और एरो जो है वो मुड़ गया है R की तरफ, तो इसका मतलब ये 6 से कम है, R जो है वो 6 से कम है, समझ में आ गया। तो 6 से कम मतलब 5 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने लिखा है ना कि भाई 0, यहाँ बराबर का भी चिन्ह है दोस्तों, तो R के बराबर 0 भी हो सकता है, वो मैंने लिख दिया, यानी कि 0 से लेकर के 5 तक हो सकता है बस। तो क्या क्या हो सकता है भाई? तो A बराबर 6Q प्लस 0, ये 0 मैंने कहाँ से लिखा? यहाँ से लिखा, नहीं है समझ में? रुकिए, देखिए ध्यान से देखिए, A बराबर B के जगह पर 6, ठीक है, और R के जगह पर 0। अब दूसरी बार क्या करेंगे, R की जगह पर 1 लिखेंगे, तीसरी बार R की जगह पर 2, चौथी बार R की जगह पर 3, पांचवी बार R की जगह पर 4 लिखेंगे, और छठवां बार R की जगह पर 5 लिखेंगे। मतलब हो गया, समझ में आ गया? तो बोल रहा है कि ये ही हो सकता है, A बराबर BQ प्लस R है, और हमको R भी मालूम है, B भी मालूम है, तो क्या क्या हो सकता है वो हमने लिख दिया, इतना हो सकता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको लिखना होगा, चूँकि A एक विषम पूर्णांक है, ध्यान से सुनिए, A जो है ना वो क्या है, विषम पूर्णांक है। विषम का मतलब ऑड नंबर, ऑड नंबर मतलब अभी हम आपको तुरंत बताए थे कि 3 5 7 इस तरह से। तो एक कॉपी में हम आपको यहाँ समझाते हैं। तो ये जो संख्या है ये नहीं हम लेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये हम छेड़ रहे हैं यहाँ पर, आप अपने कॉपी में लिखते चले जाइए। अभी जो हम डायग्राम बना रहे हैं ना, ये सब आपको डायग्राम लिखना नहीं है, ये हम आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो 6Q प्लस 0 को क्यों नहीं हम लेंगे? क्योंकि आप सोचिए ज़रा कि आप अगर 6Q प्लस 0 को ले लेते हैं, और Q जैसा कि बोला गया है, Q कैसा है संख्या, कोई पूर्णांक है, तो आप यहाँ पर Q के जगह पर 1 2 3 4 5 ही ना लेंगे दोस्तों, इसी तरह से ना लेंगे। तो आप यहाँ पर इसको क्यों नहीं ले रहे हैं, इसको रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये विषम संख्या नहीं है, ध्यान से सुनिए, ये विषम संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि Q के जगह पर आप कुछ भी रखिए
कुछ भी रखिए, देखिएगा इसका सम संख्या आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा। यहाँ पर 2 रख के देखिए 12 आ जाएगा, 3 रख के देखिए 18 आ जाएगा। तो ये सब 18, 12, 6 आगे भी देखेंगे आप तो हल करके देखिएगा ना, वो क्या आएगा? सम संख्या आएगा। क्या आएगा? सम आएगा। और हमको क्या चाहिए? विषम चाहिए। ठीक है, विषम चाहिए मुझे। ये है सम संख्या, तो इसलिए इसको हम रिजेक्ट कर दिए। और जैसा कि हम शुरुआत में इस क्वेश्चन को जब शुरू में हल कर रहे थे और इसको भी हमने हल करके समझाया था आपको, तो वहाँ हमको लास्ट में क्या आ रहा था? बार बार आंसर इसका विषम संख्या आ रहा था, विषम। और इसको भी देखिए हम लोग रिजेक्ट करने जा रहे हैं। रिजेक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि इसको भी आप हल करके देखिए, बस इसमें आप 2 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 2 जोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 2 अगर इसमें जोड़ देंगे दोस्तों तो इसमें 8 आ जाएगा, इसमें 2 जोड़िएगा तो 14 आ जाएगा, इसमें 20 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आपको समझ में आ रहा है ना? इसको भी रिजेक्ट करेंगे क्योंकि ये क्या है? सम संख्या है और ये विषम संख्या। आप इसको करके देखिए, आएगा विषम संख्या। और ये इसको भी रिजेक्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है? सम संख्या है। आगे समझ में? तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए? विषम संख्या चाहिए। तो विषम संख्या में ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि a जो है वो कैसा संख्या है दोस्तों? विषम पूर्णांक है। ठीक है, हम लोग माने हैं ना जी, a धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो फिर उसके बराबर कैसे हो सकता है? जब इधर का पार्टी विषम है तो इधर का पार्टी सम कैसे हो जाएगा? कभी आपने सुना है क्या कि विषम के बराबर सम होता है? नहीं ना, तो इसीलिए इसको रिजेक्ट किया गया है। तो बोले कि a जो है ना वो एक विषम पूर्णांक है, इसलिए यह 6q प्लस 2 6q प्लस 4 के रूप का नहीं हो सकता है क्योंकि यह सम संख्या है। मैंने लिख दिया, इतना सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया। जो मैंने आपको अभी समझाया वही चीज़ को यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ 6q प्लस 1 धनात्मक विषम पूर्णांक है। समझ में आया आपको दोस्तों? यानी कि सबसे मेन चीज़ था दर्शाने का, यही लाइन जो था ना, यही सबसे इम्पोर्टेंट था। इसी तरह से आपको बनाना है। आप 5-6 बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको दिमाग में आ जाएगा। मतलब मेन चीज़ क्या था कि हम ए को मतलब कि धनात्मक विषम पूर्णांक माने लेफ्ट हैंड साइड को, और राइट हैंड साइड देख रहे हैं कि ये चीज़ नहीं हो सकता है, ये तीनों नहीं हो सकता है क्योंकि ये सब सम संख्या है। बस इसी तरह से हम प्रूफ कर दिए कि विषम के बराबर विषम तभी होगा जब ये सब रहेंगे, क्योंकि ये सब क्या है? विषम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है ये सब। तो इस तरह से था, कंप्लीटेड हो गया। अगला सवाल देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर में कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्याओं वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? देखिए परेड, आप ग्राउंड देखें, परेड ग्राउंड होता है ना, 1 2 1 इस तरह से कुछ होता है। तो यहाँ पर 2 समूह दिया है, ध्यान से सुनिए। पहला कोई एक ऐसा समूह है, क्लियर है, और एक और समूह है। ठीक है, इस तरह से मान लेते हैं। तो ये हमारा पहला समूह है, ग्रुप 1। मान लीजिए ये ग्रुप 1 है और ये ग्रुप 2 है। इसमें कितने सदस्य हैं? ग्रुप 1 में 32 सदस्य हैं। कितने हैं? 32 आदमी हैं। इसके अंदर 32 आदमी हैं, इसके अंदर 616 आदमी हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है ये है कि आगे आगे 32 आदमी वाले समूह चल रहे हैं। इस तरह से 1 2 1 खाली ऐसे से होता ना है, समझ में आ रहा है ना, हाथ जैसे ऐसे से दिखते होंगे इस तरह से। तो वैसा ही हो रहा है, वो चल रहा है आदमी, और पीछे उसी के पीछे पीछे फॉलो करते हुए 616 आदमी चल रहे हैं। तो लाइन बना करके चल रहे दोस्तों। ये क्या है? हमारा स्तंभ है। यहाँ पर कहना चाह रहा है, यही लाइन को स्तंभ कहना चाह रहा है।
तो कह रहा है कि वो कितने स्तंभ वाले, मतलब सबसे अधिक स्तंभ कितने बन सकते हैं और वो लोग कितने अधिक स्तंभ में चल रहे हैं। मतलब यही स्तंभ जानना है कि 1 2 3 4 5 6, मतलब कितने स्तंभ में चल रहा है। ज़रूरी नहीं है कि 6 ही स्तंभ चलें, ये हम जब सवाल को बनाएंगे ना तब समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर 6 चल रहे हैं 6 लाइन में, तो पीछे भी 6 लाइन में चलेंगे। अगर इधर 4 लाइन में चल रहे हैं, 5 लाइन में चल रहे हैं या 8 लाइन में चल रहे हैं, तो उसी के हिसाब से पीछे भी उतना ही लाइन चलेंगे। आ गया समझ? तो यहाँ आपको अधिकतम संख्या निकालनी है, तो अधिकतम संख्या निकालने के लिए हमको HCF निकालना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? HCF। HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब अधिकतम। ठीक है, तो यहाँ HCF निकालना है दोस्तों 616 और 32 में। तो HCF आप बहुत सारे तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पर कहा नहीं है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के मदद से निकालिए, ऐसा कहा नहीं है। आप बहुत सारा तरीका होता है HCF निकालने का, लेकिन जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, तो उसी हिसाब से बनाते हैं। ठीक है, तो हम तीसरा नंबर को शुरू कर दिए हैं इस तरह से, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या HCF से प्राप्त होगी। ठीक है, तो 616 बड़ा है और 32 छोटा है। ठीक है, तो हम एल्गोरिदम का यूज कर देते हैं। ठीक है ना, तो लिखेंगे हम 616 और 32 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता क्या है कि A बराबर BQ प्लस R, और R कैसा होना चाहिए? शून्य के बराबर, या तो R शून्य से ज़्यादा होना चाहिए और R से ज़्यादा होना चाहिए B। ठीक है, ये क्या होता है? भाज्य। ठीक है, तो चलिए फिर ये सब चीज़ तो बता ही चुके हैं, अब आपको चरण में करने हैं। चरण 1 में जाने हैं और 616 के बराबर हम क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर हमको कहीं विभाजित करके देखना होगा। तो 616 32 2 बार में 64 हो जाएगा, तो एक ही बार में करना पड़ेगा। 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। 5 में से 3 घटाएंगे तो 29। ठीक, यहाँ पर इधर हो गया 29, सॉरी, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 होगा, मतलब कहने का तात्पर्य यही था कि 29 हो गया इधर। और अब इसमें कितना हो जाएगा? 9 बार में करना होगा, 28। इधर 8 हो जाएगा। चलिए, ये पूरे तरीके से विभाजित नहीं हुआ है, 8 हमारा शेषफल आ गया है। तो हम क्या करेंगे? 32 गुना 19 जोड़ 8। ठीक है, अब जैसा कि ये और ये में होगा। ठीक है, तो 32 इस जगह पर लिखा जाएगा और 32 को विभाजित करेगा 8, तो 8 से ये विभाजित हो जाएगा 4 बार में। ठीक है, तो 8 गुना 4 जोड़ 0, इस स्थिति में यहाँ 0 प्राप्त हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं, जो हमारा HCF है वो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 8 स्तंभों में वो परेड करेंगे। तो आप ये सब चीज़ लिख सकते हैं, ये लिख दीजिएगा कि उन स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। लिख दीजिएगा। चलिए हम लिख देते हैं, स्तंभों की
वे है, मार्च कर सकते हैं। क्लियर है? आ गया समझ? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन था ये। चौथा नंबर में चलते हैं। क्या कह रहा है? चौथा नंबर में कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। पहली बात, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका मतलब क्या होता है? ये यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम जिसको हम लोग कहते हैं ना, वो सेम टू सेम होता है। यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और प्रमेयिका में कोई अंतर नहीं है। जैसा कि आपको अभी चरण दिखलाए थे, चरण 1, 2, 3, उसी चरण को प्रमेयिका कहा जाता है। देखा जाए तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और प्रमेयिका में कोई अंतर नहीं है। तो उसी मेथड से, उसी के हेल्प से प्रयोग करके दर्शाना है दोस्तों। जैसा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में दर्शाए थे, उसी तरह से यहाँ पर भी दर्शाना है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, ठीक है, वर्ग करेंगे किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो जब मैं बनाऊंगा ना तभी आपको समझ में आएगा। पहले तो आप थोड़ा थोड़ा समझिए और फिर मैं बनाता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है दर्शाने के लिए। ठीक है, हम लोग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के मदद से दर्शा लेंगे, लेकिन क्या दर्शाना है? किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। पहली बात ये धनात्मक पूर्णांक का बात किया जा रहा है। दूसरा सवाल में क्या कह रहा था? धनात्मक विषम पूर्णांक कह रहा था, लेकिन यहाँ पर कोई विषम और सम का बात नहीं किया जा रहा है। यहाँ डायरेक्ट बात कर रहा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। पूर्णांक मतलब, और पूर्णांक का मतलब -5 भी होता है, -100 भी होता है, 0 भी होता है, 1 2 3 4 भी होता है, लेकिन हमें सिर्फ प्लस वाले +1 +2 +3 +5 +6 इस तरह के संख्याओं पर ध्यान लगाना है। ठीक है, चलिए फिर इसको बनाते हैं। देखिए हम यहाँ लिख दिए हैं, समझा रहे हैं आपको। मान लीजिए एक कोई धनात्मक पूर्णांक है। ये हमने क्यों माना? क्योंकि हमको a नहीं मालूम है। यहाँ पर हमको मालूम है क्या? संकेत दिया गया है कि 3q+1 3q+2 इस तरह से दे के संकेत दे दिया गया है कि जो हमारा b है वो 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। तो इसका मतलब r जो है ना, r वो 3 से कम ही होता है। आपको मालूम ही है कि जो हमारा b है उससे कम होता है r, तो r का क्षमता 2 ही तक होगा। समझ में आ गया? आ गया समझ में? 2 ही तक होगा। यहाँ पर 3 कोई कीमत पर नहीं लिखा सकता है, क्योंकि r हमेशा छोटा होता है b से। ये सब चीज़ आप अपने दिमाग में रखिए, काम आएगा। तो आया समझ में कि हमको यहाँ पर b मिल चुका है 3, और a जो है वो क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। जैसा कि यहाँ पर कह रहा है धनात्मक पूर्णांक जब ये है BQ+R, तो a भी हमारा धनात्मक पूर्णांक होगा। सिंपल सा तो कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना? तो यहाँ हमको 3 मिल गया, तो हम a को धनात्मक पूर्णांक मान लिए। कोई दिक्कत है क्या दोस्तों? नहीं ना है। और जैसा कि कह रहा था कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम लगाइए, तो हम लगा दिए। a और b में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर क्या होगा? a बराबर BQ+R होता है, और जैसा कि हम लोग को मालूम है बनाते आ रहे हैं, ये लिख दिए। यहाँ भाजक b जो है ना वो 3 है, तो इसका मतलब जैसा कि अभी तुरंत आपको बताए थे कि शेषफल 3 से कम ही होंगे। शेषफल क्या होंगे? 3 से, क्योंकि देखिए ना, आप ही सोचिए ना कि यहाँ पर b के जगह पर क्या होगा? 3, तो 3 से कम ही होगा शेषफल, और 0 या तो 0 से ज़्यादा होगा हमारा शेषफल। तो 0 1 2 ही हो सकता है, उसके अलावा कोई संख्या नहीं हो सकता है r के जगह पर। ठीक है, आ गया समझ? अब हम क्या करेंगे, आराम आराम से पारा पारी एक बार r के जगह पर 0 रखेंगे और उसको बनाएंगे। देखिए a बराबर BQ+R लिख दिए, ठीक है। तो a के बराबर 3q लिख दिए, क्योंकि b के जगह पर
3 है यहाँ पर, तो लिख दिए। r के जगह पर इस बार 0 है, इसको जोड़ेंगे तो 3q ही होगा। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, ये हम वर्ग क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर कह रहा है चौथा नंबर में कि आपको धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है, इसीलिए। तो एक तरफ वर्ग नहीं कर सकते हैं, जब वर्ग करने जाएंगे तो दोनों तरफ हमको वर्ग करना पड़ेगा, क्योंकि ये फिर ये बुरा मान लेगा, नाइंसाफ़ी हो जाएगा ना इसके साथ, क्योंकि ये एक जगह नहीं कर सकते ना, फिर आप बराबर कैसे होगा। तो दोनों तरफ आपको बराबर वर्ग करना पड़ेगा। तो वर्ग का मतलब स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाता है, 3 को 2 बार गुना करेंगे 3 तिया 9 हो जाएगा, q को 2 बार गुना करेंगे तो q की घात 2 हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करना, हमें यहाँ पर बनाना है 3m या 3m+1 के रूप में दिखलाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये देखिए ना 9 है, इसमें से 3 को बाहर निकालेंगे, उभयनिष्ठ निकालेंगे। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, 3m बनाने के लिए। तो सिर्फ हम यहाँ से अभी 3 निकाले। अब यहाँ हम ब्रैकेट के अंदर क्या लिखें ताकि ये बराबर हो जाए, बैलेंस्ड हो जाए, एकदम संतुलित हो जाए। तो हमको यहाँ पर 3q स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तभी ना जा कर के 9q की घात 2 होगी। समझ में आया ना, 3 तिया 9 q स्क्वायर। तो अब इसको पूरा का पूरा हम क्या कर देंगे, m में बदल देंगे। इसको बोल देंगे कि ये m है, क्योंकि हमको यहाँ पर m लेकर के आना है, 3m+1। ये पूरे को m इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि m कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। आप ही सोचिए q के जगह पर 1 2 3 4 5 6 ये सब आप रखेंगे और हल करेंगे तो क्या आएगा, धनात्मक पूर्णांक आएगा ना, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर कह दिया गया है कि m जो है वो एक धनात्मक पूर्णांक है, इसको आपको लिखना जरूरी है। और m के बराबर 3q की घात 2 है, ठीक है। तो इस तरह से ये 3m आ तो गया है। अब हमको 3m+1 लाना है, तो हम क्या करेंगे, अब r के जगह पर 1 रखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर r के जगह पर 1 रखा, और ये क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है, ठीक है। BQ+R, तो b के जगह पर हम 3 रखेंगे और r के जगह पर 1 रखेंगे। देखिए हम यहाँ पर एक जगह लिख दिए हैं, b के जगह पर 3, r के जगह पर 1, ठीक है। दोनों तरफ फिर से यहाँ पर भी वर्ग करेंगे, और वर्ग किया मैंने, यहाँ पर ये फार्मूला लग जाएगा a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला। मालूम है आपको a+b का होल स्क्वायर का फार्मूला, a+b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। ये क्लास 7th में अलजेब्रा का फार्मूला है। अगर आपको लोग याद नहीं है तो आप एक जगह लिख लीजिए, बहुत ही बेसिक फार्मूला है। तो हम इसको समझेंगे a है और ये b है, उसी फार्मूला पर तोड़ दिए, ठीक है। तो a² किया मैंने, देखिए 3q का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2ab, ये क्या है a, ये b, इस तरह से मैंने किया ना। और फिर इसका स्क्वायर कर दिया, 9q स्क्वायर आ जाएगा। 3 3 जा 9 होता है ना, 3 को 2 बार गुना करेंगे, देखिए ना, समझिए ना, बहुत ही ईजी है। 3q × 3q लिखाएगा ना, इसके जगह पर 3q 2 बार गुना करने के लिए बोल रहा है, तो 3 3 जा 9, q × q स्क्वायर हो गया। और 1 को कितनी बार आप गुना करेंगे, 1 ही रहेगा। 3 दूनी के 6 से 1 में गुना करेंगे तो 6 ही रहेगा। आगे समझ में। अब क्या करेंगे, जिसकी ज़्यादा घात होती है उसे लिखा जाता है सबसे शुरू में, तो ये लिख दिए। फिर उसके बाद ये है, इसको लिख दिए +1, ठीक है। अब 3 और 3 इसके अंदर है, तो उभयनिष्ठ बाहर निकालेंगे, और संतुलित करने के लिए हमको क्या करना होगा, 3 रखना होगा, यहाँ पर 2 रखना होगा, तभी ना जा कर के 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 दूनी के 6 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब इसको पूरा का पूरा हम m बोल देंगे, क्या बोल देंगे, m बोल देंगे। और ये क्या है, q एक धनात्मक पूर्णांक है, तो 3 एक धनात्मक पूर्णांक में जाके गुना होगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक। तो लिख देंगे यहाँ पर कि m कोई धनात्मक पूर्णांक है, जैसे पहले लिखे थे उसी तरह से। तो देखिए यहाँ पर हम लोग 3m+1 आ गया ना, a² के बराबर 3m+1 आ गया। तो यहाँ प्रूफ हुआ कि नहीं, 2 जगह प्रूफ हुआ,
एक यहाँ हो गया, वर्ग करने पर आया ना 3m, और दूसरा 3m+1 आया, आ गया। अब हम क्या करेंगे, लास्ट r के जगह पर 2 रखेंगे, ठीक है। तो r के जगह पर 2 रखिए और उसी तरह से हल कर देंगे। अगर ये समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ जाएगा। देखिए हमने फार्मूला को रखा, फार्मूला पर रख दिया और 2ab इस तरह से हम लोग हल कर देंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब तो कर ही सकते हैं दोस्तों, बनाइए, आप कॉपी में बनाइए। और देखिए अब क्या करेंगे, 12q को इधर लिखेंगे, 4 को इधर लिखेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है कि 3 तो इससे निकल जाएगा, 3 इससे भी निकल जाएगा, लेकिन 3 इससे कैसे निकालेंगे, फिर +4 हो जाएगा ना, ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ तो कहीं भी 4 नहीं दिया गया है, नहीं ना 4 कहीं भी। तो हम इसको ज़बरदस्ती का +1 बनाने के लिए क्या करेंगे कि 4 को, ये जो 4 है ना उसके अंदर से 3+1 निकाल देंगे, ठीक है। 3+1 निकाल देंगे, यानी कि ये क्या हो जाता है, 4 ही ना होता है, इसीलिए। अब ये 3 3 3 उभयनिष्ठ निकाल दिए बाहर, और 3 से 3 में गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, और इधर चौके 12, 3 एकम 3, आ गया समझ में। और इस पूरे को m घोषित कर देंगे कि ये m है, m कोई धनात्मक पूर्णांक है, ऐसे करके, ठीक है। तो अब ये देखिए 3m+1 हो जाएगा। तो लिखना है कि इसीलिए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो आप देख पा रहे हैं कि वर्ग करने पर 3m या तो फिर 3m+1 ही आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से हमको दर्शाना था। अब अगला सवाल देखते हैं, इसमें भी क्या कह रहा है, देखते हैं। दर्शाने ही के लिए बोल रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग तो करना ही है, जैसा कि हम लोग करते आ रहे हैं, चौथा नंबर में किए, दूसरा नंबर में किए, तो उसी तरह से यहाँ पर भी करना है। बस यहाँ क्या करना है, अलग चीज़ कि घन करना है, ठीक है, घन करना है। तो आप सोचिए दोस्तों कि अभी अभी थोड़ी देर पहले चौथा नंबर में हम लोग बनाए थे, जिसमें 0 लिए थे, r के जगह पर 1 लिए थे, 2 लिए थे, ठीक है। तो इतना लंबा सवाल बन गया था। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 9m है, 9m+1 है, तो हम क्या करेंगे कि 0 से लेकर के 9 तक लेंगे या 8 तक लेंगे। ऐसा अगर लेंगे तो पूरा कॉपी भर जाएगा ना। आप सोचिए ना कितना भारी भरकम सवाल हो जाएगा, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए क्या टेक्निक है ये हम आपको समझाते हैं। जैसे देखिए यहाँ 9m लिख दिया है, तो इसका शॉर्टकट ये है कि आप इसको अभाज्य गुणनखंड करिए, ठीक है। तो 3 से करेंगे ऐसा, तो 9 के जगह पर क्या होना चाहिए, 3 × 3 हो गया, यानी कि ये एक जैसा है। तो सिर्फ इसमें क्या हो जाएगा, हमारा 3 निकल जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा a और b होता है ना, तो ये हमारा जो b है वो क्या हो जाएगा, 3 निकल जाएगा, ठीक है। यही इसमें एक ट्रिक लगाना है आपको, ये चीज़ समझना ज़रूरी था। आप ही सोचिए ना, ये तो कुछ भी लिख सकता है, ये लिख देता 1000 लिख देता, तो क्या आप 1000 बार बनाते, नहीं ना, वैसे तो हो ही नहीं पाएगा। तो इसी को कहते हैं मैथमेटिक्स, गणित, दिमाग को पूरा शार्प करता है, आपको पूरा इंटेलिजेंट बनाता है, ठीक है। तो 10 को अगर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इस तरह का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐसा। तो इसके पीछे क्या है ये समझिएगा कि एक जैसा अगर रहता है, जैसे ये 10 है, 10 है, 10 है, ठीक है, एक जैसा है, तो हम सिर्फ 10 ही को लेंगे। तो क्या हमको 10 बार करना पड़ेगा? हाँ दोस्तों, इस बार आपको 10 बार करना ही पड़ेगा। इसका मतलब r के जगह पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना तक रखना पड़ेगा, ऐसा कुछ, ठीक है। अब ये भी होता है कि कभी कभी आप देखते होंगे कि 10 लिख दिया, यहाँ मान लीजिए 10m लिख देता, तो फिर वहाँ हम करेंगे तो फंस गए, क्योंकि यहाँ तो 2 × 5 आ रहा है, एक जैसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है एक जैसा। तो इस बार आपको सच में 10 बार करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें काफ़ी मेहनत, लेकिन ऐसा सवाल पूछेगा नहीं, इतना खटवाएगा थोड़ी, ठीक है। आगे समझ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। चलिए फिर, तो हमें अब यहाँ पर क्या करना है, 9m को हम 3m की तरह से देखेंगे, ठीक है। देखिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं, मान लीजिए a कोई धनात्मक पूर्णांक है, जैसे पहले बना रहे थे उसी तरह से, ठीक है। यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक दिखलाना है, दर्शाना है, तो इसलिए हम लोग a को धनात्मक पूर्णांक ले लिए और भाजक
3 लिए हैं, ठीक है। 3 क्यों लिए हैं? क्योंकि यहाँ 9 को हम अभाज्य गुणनखंड किए, ठीक है, तो 3 × 3 आया, एक जैसा था, इसलिए हम लोग 3 को लिए हैं, ठीक है। तो ए और बी में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिख दिया था कि आपको उसी का हेल्प से बनाना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका मतलब ए के बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये चीज़ आपको मालूम ही है कि आर जो है शून्य के बराबर होता है, आर जो है वो शून्य से बड़ा होता है और बी से छोटा होता है। यहाँ भाजक बी के बराबर 3 है, दिया गया है, ये हम लोग दिमाग लगा के निकाल लिए हैं। तो शेषफल 3 से कम होंगे, जैसे 0, 1, 2, जैसे पहले चौथा नंबर था ना, अब वैसे ही सेम टू सेम है, ठीक है। बस इसमें घन करना आपको, उसमें वर्ग करना था, इसमें घन करना है। घन का मतलब क्यूब करना है। तो ए के बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया, और बी के जगह पर 3 रखेंगे, क्यू प्लस 0, इस तरह से कर दिया मैंने। और ये हमारा ए के जगह पर 3 क्यू हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग नहीं करेंगे, क्या करेंगे, घन करेंगे। यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है घन करना है, ठीक है। तो इस स्टेप के बाद क्या करेंगे दोस्तों, घन करेंगे, ठीक है। ऐसे दोनों तरफ घन करने पर ए क्यूब किया मैंने के बराबर 3 क्यू को क्यूब किया, ठीक है। अब ए क्यूब आ गया, इधर 27 क्यों आया, ये चीज़ तो आपको मालूम चल ही गया होगा। 27 क्यों आया, क्योंकि आप 3 को 3 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27 आएगा ना, तो वही चीज़ था, ठीक है। और क्यू को 3 बार गुना करेंगे तो क्यू क्यूब हो जाएगा, ठीक है, इजी। अब क्या करना है, हमको बदलना है कैसा, 9m + 1 ऐसा बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 9 को बाहर निकाल देंगे, ठीक है, ध्यान से सुनिए। 9 को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो 9 इससे बाहर तो निकल जाएगा ना जी। और यहाँ क्या रखेंगे ताकि ये संतुलित हो जाए, 9 तिया 27, और यहाँ m इसको घोषित कर देंगे, ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। बस जैसे पहले बनाए थे वैसे ही करना है। अब यहाँ r के जगह पर 1 रखेंगे और बी क्यू प्लस आर लगाएंगे, ये हमारा क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है, ठीक है। तो 3 रखे, r के जगह पर 1, दोनों तरफ घन किए। तो अब देखिए यहाँ पर फार्मूला आपको लिख के समझा देते हैं, आपको अगर पता है तो ठीक है। a + b का होल क्यूब फार्मूला होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab², ठीक है, ये फार्मूला होता है। इसी पर हम रख रहे हैं, इस फार्मूला के अनुसार हम तोड़ेंगे, रखेंगे उस जगह पर। तो देखिए हमारा a³ हो गया + b³ + 3a² × b + 3ab², ठीक है, ऐसा कुछ है। अब इतना तो आप कर ही सकते हैं दोस्तों। 27 हो गया, 1 को कितनी बार गुना करेंगे, 1 ही होगा। ये हमारा देखिए 9 हो गया, 9 तिया 27, ठीक है, 27 से 1 में गुना करेंगे तो 27 ही रहेगा। और ये देखिए 3 तिया 9 हो गया, 9 से 1 में गुना करेंगे तो 9 ही रहेगा। अब जिसकी ज़्यादा घात है ना उसको पहले लिख देंगे। इस तरह से हम लोग इसको अरेंज कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमको कैसा लाना है, 9m + 1 लाना है। क्या लाना है, 9m + 1 लाना है। तो हम इसमें बुद्धि लगाएंगे, चलिए बुद्धि लगा के देखते हैं 9m + 1 कैसे आएगा। देखिए 9 इसके अंदर है, 9 इसके अंदर भी है, 9 इसके अंदर भी है, एक अलग है, एकदम अलग हो गया। तो यहाँ 9 तिया 27 हो गया, 9 तिया 27 हो गया, 9 एकम, यहाँ 1 छुपा हुआ है, ठीक है, 9 एकम 9, इस तरह से। और इस चीज़ को, ये पूरे को हम m के बराबर लिख देंगे और बोल देंगे कि m कोई धनात्मक पूर्णांक है। ये क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। क्लियर है, सब समझ में आ रहा है ना। अब क्या करना है, ये हमारा 9m + 1 हो जाएगा ऐसे, ठीक है। और कोई रह गया, हाँ, अब रखेंगे हम लोग 2 रखेंगे ना उसके जगह पर। अब देखिए r के जगह पर 2 रख के देखेंगे, ये हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम है, 1 बराबर b³ + r, समझ में आ ही रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए 3q + 2, b की जगह पर 3 मालूम ही है, इस बार r की जगह पर 2 है, दोनों तरफ घन करेंगे। और फार्मूला हम अभी तुरंत आपको बताए थे, फार्मूला पर इसको तोड़ देंगे, यानी कि a³ + b³ + 3a² b + 3ab², ठीक है। तो ये सब आप
जैसा पहले आपको बताए थे वैसे ही है। ये क्या है, 9 या 27, 27 दूनी के 54 हो जाएगा। तो उसी तरह से है ये। अब क्या करें, जिसकी जो घात ज़्यादा है ना उसको आगे लिखेंगे, लिख दिए। अब +8 है, यहाँ पर हमको क्या बनाना है, 9m + 8 बनाना है। तो यहाँ ईज़िली बन रहा है, ठीक है। तो 9 इससे निकाल दिए। अब यहाँ क्या क्या रखना है ये आपको पहाड़ा मालूम ही है कि क्या क्या रखेंगे ताकि ये संतुलित हो जाए। 9 चौके 36, 9 6 के 54 हो जाएगा इस तरह से। और इसको आप पूरा m घोषित कर देंगे, बोल देंगे कि m बराबर ये पूरा है और m क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो 9m + 8 हो गया। तो जो हमको दर्शाना था वो हम दर्शा चुके हैं कि किसी का भी घन कर रहे हैं ना, किसका घन कर रहे हैं, धनात्मक पूर्णांक का घन कर रहे हैं। ये क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, उसका घन कर रहे हैं। तो 9m या फिर 9m + 1 या फिर 9m + 8 के रूप का आता है। तो लिख देंगे, इसलिए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन के रूप का होता है, ठीक है। इतना तक करना था, बस काम खत्म था। और क्या, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप 5-6 बार और बना लीजिएगा, ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। फिर ज्वाइन कर लीजिएगा। नंबर लिख दे क्या, चलिए कहीं नंबर हम लिख देते हैं। देखिए क्या है कि मेरा फ़ोन नंबर है 7979761478। ये फ़ोन नंबर है, व्हाट्सअप नंबर भी है। जिन बच्चे को लाइव पढ़ना है, ऐसे मैं यूट्यूब पर पूरा कंप्लीट करवाऊंगा ही। जिनको लाइव पढ़ना है, जैसे मैं अभी पढ़ाया, बहुत सारे बच्चे लोगों का डाउट होगा, नहीं समझ में आया होगा, तो आप मेरे को पूरा खखोर दो, मेरे से पूछो, जितना पूछना है पूछो, मैं आपको बताऊंगा। कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, हाँ, बदले में मैं 500 रुपया पर मंथ लूँगा। और संडे को क्लास नहीं होगा, बाकी दिन क्लासेस होंगे, ठीक है। आपका टेस्ट भी होगा, डाउट क्लियरिंग भी होगा। समझ में आ गया। क्लास 10th के लिए है ये, और क्लास 10th का मतलब मैथ्स के लिए है। आपको साइंस भी पढ़ना है तो मैं भी साइंस आपको पढ़ा दूंगा। चलिए फिर दोस्तों, जो भी आपका राय विचार है, आप एकदम आराम से खुले दिमाग से आप हमें मैसेज करें, कमेंट कर दें यूट्यूब पर। मैं पढ़ूंगा और देखूंगा और समझूंगा क्या मैटर है। चलिए फिर मिलते हैं। ख्याल रखिए अपना, अच्छे से पढ़िए। नया साल है, मस्त रहिए, एंजॉय करिए और ध्यान से पढ़िए दोस्तों। मस्त एकदम ठंडा में बैठ के पढ़िए और गर्मी छुट्टी तक 3 चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है।